हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो क्लास 12 की बुक है उसका सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो यहाँ पे हम अपने देश की पंचवर्षीय योजनाओं को डिस्कस करेंगे और इकोनॉमिक सिस्टम हमारे यहाँ कैसा है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या किया जाता है, हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ये सब हम देखेंगे। तो जाइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। टर्म्स जो आपको जाननी चाहिए, पहला है पब्लिक सेक्टर। सेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, पुलिस, आर्मी, रेलवेज, वेरेवर यू गेट गवर्नमेंट जॉब्स। तो जिन जिन सेक्टर्स में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं वो सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं और वो पब्लिक सेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। देन प्राइवेट सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ फर्म्स owned by private individuals or group of individuals like trusts, NGOs, etc. अब देखिए जितनी फर्म्स है, रिलायंस है, टाटास हैं, बिरलास हैं आपके, और आपके आदित्य बिरला ग्रुप है, आइडिया जो फोन यूज करते हैं आप, कैमरा की कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये सब क्या प्राइवेट फर्म्स हैं। इनको प्राइवेट लोग ओन करते हैं। जैसे मेरी भी फर्म हो सकती है, आपकी कोई बिजनेस हो सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर है। जहां पे नॉर्मली हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कहीं इंजीनियरिंग की है आपने तो किसी फर्म में बीपीओ की जॉब में लग गए आप, कहीं किसी ऐसे जगह पे लग गए, तो वो प्राइवेट सेक्टर है। यानी कि उन्हें कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ट्रस्ट या एनजीओस ओन करते हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नहीं आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट पब्लिक आपको समझ में आया, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सारा पब्लिक सेक्टर होता है और जो नॉर्मली इंडिविजुअल्स ओन करते हैं वो क्या है, हमारा प्राइवेट सेक्टर है। फिर आता है हमारा इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में क्या है, द ऑपरेशन ऑफ अ कंट्रीज मनी सप्लाई, कमर्शियल एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रीज। अब जहां मनी सप्लाई की बात हो, जहां पूरी अर्थव्यवस्था चलती हो, क्योंकि इकोनॉमी को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, याद रखिएगा। इकोनॉमी एक व्यवस्था है जिसमें हम पैसे का जिक्र करते हैं, पैसे को डिस्कस करते हैं, वहां कितना मनी आ रहा है, बाहर के देशों से आ रहा है, आप कितना कमा रहे हैं, किस इंडस्ट्री में कितना उत्पादन हो रहा है, ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। जितनी भी हमारी वाणिज्य से रिलेटेड या कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, जहां पैसा कमाया जाता है, कहीं पर डिपॉजिट किया जाता है, अर्न किया जाता है, जितनी भी एक्टिविटीज उद्योगों में होती है, इंडस्ट्रीज में होती है, इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा इसका इंग्लिश में मीनिंग आता है केयरफुल स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम, फ्यूल एक्सेट्रा, ट्राइंग टू सेव एंड नॉट वेस्ट समथिंग। ज्यादा खर्च मत करो या कोई चीज सेव करो, तरीके से यूज करो, सलीके से यूज करो, उसको भी हम इकोनॉमी वर्ड कहते हैं। इसको इंग्लिश में ज्यादा यूज करते हैं, इसको सॉरी, और इसको हम इकोनॉमिक्स के सेंस में ज्यादा यूज करते हैं इकोनॉमी को, ठीक है। अब इकोनॉमिक वर्ड के भी मीनिंग्स हैं अलग अलग, कनेक्टेड विद सप्लाई ऑफ मनी, बिजनेस, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। अब इकोनॉमिक क्या है, जहां पे बिजनेस के बारे में कुछ बात कर रहे हो हम, मनी के पैसे के बारे में बात कर रहे हो, या किसी उद्योग के बारे में बात कर रहे हो, वहां जो भी फंक्शनिंग होती है, मतलब रिलेटेड टू मनी, यानी कि जहां हम पैसा कमा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, या कोई पैसा कमा रहा है, उसको इकोनॉमिक कहते हैं, रिलेटेड टू मनी, ओके। देन प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट। अब दूसरा है इकोनॉमिक, प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट, जॉब्स और वर्क्स व्हिच गिव अस मनी। ये मैंने जो बताया, कुछ ऐसे कार्य जो हमें पैसा देते हैं वो इकोनॉमिक कार्य होते हैं। जैसे इकोनॉमिक और अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंशिएशन आ जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी हैं, जैसे आप स्कूल गए, आपने टीचिंग की, आपको सैलरी मिल रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन मम्मी घर में काम कर रही है, पूरे दिन बेचारी काम करती है, रात तक आप उससे परेशान करते हैं मम्मी को, लेकिन उन्हें उसके बदले कोई पैसा नहीं मिलता, बस आप थोड़ा सा प्यार दे दें, इज्जत दे दें, वही बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये अनइकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जो बिना पैसे की जाती हैं, धर्म के लिए, वेलफेयर के लिए, किसी की सहायता के लिए, प्यार के लिए, स्नेह के लिए, वो सारी एक्टिविटीज कैसी थी, अनइकोनॉमिक, उसके बदले पैसा नहीं मिलता है। अब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर में क्या क्या आता है, सेक्टर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अब मैंने बताया आपको, जैसे रेलवेज है, कोल इंडिया है, बीईएमएल है, बीएचईएल है, बीएच भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये सारे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस। प्राइवेट सेक्टर कौन कौन से, एग्जांपल रिलायंस है, टाटा, बजाज, आईसीआई, अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे आपके हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, वही जो पूरी अर्थव्यवस्था को संभालता है, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें सारे ऐसे कार्य होते हैं जो आपकी अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, उसे इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। अब इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक ऑर्डर भी कहलाता है, ऐसी व्यवस्था, ऐसी संरचना कहलाती है। इट आइडेंटिफाइज और टेल्स, क्या बताता है ये, हु विल ओन रिसोर्सेज, कौन स्वामित्व रखेगा
जमीन का, लैंड का, रॉ मटेरियल किसके पास होंगे, मनी किसके पास होगा, ये सब चीजों का मतलब मनी तो ऑफ कोर्स जो कमाता है उसके पास होता है, जो उद्योग लगाता है उसके पास होता है, व्यापार करता है उसके पास होता है। तो लैंड किसके पास, किसानों के पास जमीन होती है, या बड़े बड़े जो पुराने रईस हैं उनके पास, जिनके पास जमीनें हैं उनके पास है। रॉ मटेरियल नॉर्मली या तो किसान देगा आपको, क्योंकि वो जो एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज है, एग्रोबेस्ड यानी कि वो उद्योग जो एग्रीकल्चर से अपना रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे कि आपका डेयरी प्लांट्स हो गए, आपका केचप इंडस्ट्री हो गया, जितनी फूड इंडस्ट्री है वो एग्रोबेस्ड होती है। याद रखें, घी की, डेयरी की, दूध की, मक्खन की, और जितने भी आपके स्नैक्स बनते हैं सब एग्रो बेस्ड है। फिर आपके रॉ मटेरियल कहाँ से और आता है, आयरन और आता है, मिनरल्स ऑयल आता है, आपके सोना है, सोना निकलता है खदानों से, तो सब चीजें खदान से निकलती है। तो रॉ मटेरियल कहाँ किस किस के पास है, ये सिस्टम है इकोनॉमिक ऑर्डर का। देन व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड। अर्थव्यवस्था में याद रखिएगा दो तरह की वस्तुएं उत्पादित होती हैं, या तो ऐसी जिन्हें कोई उत्पादन नहीं करता, तो उन्हें कौन उत्पादन करता है, गवर्नमेंट उत्पादन करती है उनका, या उनमें कम मुनाफा हो, ठीक है। जैसे कि आपका ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ये सब कौन निर्यात आयात जो भी करता है वो गवर्नमेंट करती है, क्योंकि इतना महंगा होता है, इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि प्राइवेट लोग इसमें डील नहीं कर पाते, क्योंकि वो चीज बेचना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले लोग, बिजनेसमैन, जो बिके बाजार में, जिसके ज्यादा मुनाफा हो, जिसके ज्यादा पैसा मिले। लेकिन कुछ चीजों से पैसा नहीं मिलता, जैसे आदिवासी बच्चों को पढ़ाना, गांव शहर स्कूल खोलना, बीहड़ और बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में सड़कें बनाना, ये कौन करेगा भाई, क्यों करेगा कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, उसको कौन सा पैसा मिल रहा था। जहां पैसा नहीं वहां प्राइवेट लोग नहीं जाते, बिजनेसमैन मार्क जुकरबर्ग वहां थोड़ी सड़कें बनाने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट मुफ्त में घर बांटेगी, गवर्नमेंट मुफ्त में सड़कें बनवाएगी, गवर्नमेंट मुफ्त में बहुत सारे कार्य करती है। तो वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर करती है, जो गरीबों का है, या ऐसी जगह जहां पे प्राइवेट सेक्टर अपना कदम रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुनाफा नहीं है, वहां प्रॉफिट नहीं है, उन लोगों को काम ही नहीं करेंगे। अब व्हाट गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस, तो ये देखा जाएगा लोगों की जरूरतों के ऊपर। अब हमारा देश मान लीजिए गरीब है, ठीक है, बहुत सालों तक, 200 साल तक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा के लूटा हमारे देश को। यहाँ सड़कों की भी जरूरत है, यहाँ हॉस्पिटल्स की जरूरत है, यहाँ स्कूलों की जरूरत है, यहाँ वृद्धाश्रम की जरूरत है, यहाँ ओल्ड एज होम्स की जरूरत है, जो वृद्धाश्रम मैंने बताया आपको, विधवाश्रम की जरूरत है, और चाइल्ड केयर की पता नहीं कितनी जरूरतें हैं। हालांकि हर देश में होती है, लेकिन हमारे देश में कुछ ज्यादा है, क्योंकि 200 साल तक लूटने पिटने के बाद ना कोई भी देश कंगाल हो सकता है। तो हमें 70 साल लगे, 70-75 साल लगे हैं इसको, और अभी भी हम बहुत ज्यादा बिजली पानी की सुविधाओं से जूझ रहे हैं। तो बिजली पानी मुफ्त में कोई नहीं बांटने वाला, और मुफ्त में भी नहीं बांटती सरकार भी, लेकिन वो सब्सिडाइज रेट पर देती है। देखिए मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, सरकारी हॉस्पिटल्स में नॉर्मली जब आप जाएंगे तो आयुर्वेदिक डॉक्टर या जो एलोपैथिक डॉक्टर बैठते हैं अंग्रेजी दवाइयों के, वहां पे 5 रुपए की पर्ची कटती है। 5 रुपए की पर्ची कटने के बाद आपको वहां दवाई भी मिलेगी, और डॉक्टर भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको देखते हैं। किसके लिए है ये, जो गरीब लोग हैं, आप भी जाके दिखा सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको, ठीक है। तो सब्सिडाइज रेट पे मेडिसिन मिलती है, आयुर्वेदिक भी मिलती है, और अंग्रेजी दवाइयां, तो वो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। और वही हमारी जरूरतें डिसाइड करती हैं कि हमें कौन सा उत्पादन करना है अपने देश में, ठीक है। हु विल गेट प्रॉफिट्स ऑफ प्रोडक्शन, अब प्रॉफिट, मुनाफा किसको मिलेगा, ये भी इकोनॉमिक सिस्टम में बताया जाता है। देन हु विल बाय देम, कौन खरीदेगा भाई उन्हें। अब गरीब तो खरीदने से रहे, तो जब खरीदने की कैपेसिटी जिन लोगों में नहीं होती, उन लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करता, ना ही उत्पादन करता। तो वो किसके लिए बनाता है चीजें, प्राइवेट सेक्टर, ध्यान रखिएगा, उनके लिए बनाता है वो चीजें जो बिक सकती हैं बाजार में, और लोग जिन्हें खरीद सकते हैं। जिन चीजों को लोग खरीद नहीं सकते, जो मुफ्त में देनी पड़ सकती हैं, वो गवर्नमेंट ही बना सकती है, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाता, याद रखिएगा। हु विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स, और किसको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा, तो गवर्नमेंट तो अपना काम करती है, लेकिन बिजनेस जब करना हो, हार्डकोर बिजनेस जो प्राइवेट सेक्टर में होता है, तो वहां पे देखा जाता है कि मुनाफा किसको मिल रहा है। देखिए 2 तरह के मुनाफे हैं, मनी टर्म्स में मुनाफा और वेलफेयर टर्म्स में मुनाफा। गवर्नमेंट वहां काम करती है जहां वेलफेयर, लोगों का भला ज्यादा हो, लोगों की तरक्की ज्यादा हो, देश की तरक्की ज्यादा हो। प्राइवेट सेक्टर वहां ज्यादा काम करती है जहां पे मुनाफा ज्यादा, यानी प्रॉफिट्स, पैसा, रोकड़ा कितना आने वाला है, राइट। कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन पहला आता है, मेथड और वे बाय व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ऑफ द सिस्टम। कौन से मेथड से प्रोड्यूस करेंगे, लेबर इंटेंसिव से करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव से करेंगे। देखिए सबसे अच्छा मेथड वो होता है तो
देश के लोगों को रोजगार दे और आपकी प्रोडक्शन भी कर दे, ठीक है, देश को देखना पड़ता है। आगे चलते हैं, सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। इट टेल्स व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड। मैंने अभी आपको बताया वेलफेयर गुड्स बनाएंगे या कमर्शियल गुड्स बनाएंगे जो बाजार में बिकती हों, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर डिसाइड कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इट टेल्स हु गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट और रिवॉर्ड सच एज वेजेस फॉर लेबर, रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। अब देखिए, अब रिवॉर्ड किस किस को मिलेंगे, वेजेस जो मिलेंगे, लेबर को कितनी वेजेस मिलनी चाहिए, इसकी लेबर जो वेज एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट होती है हर देश में। रेंट फॉर लैंड, रेंट जो है जमीन का लगान किसको मिलने वाला है और कितना मिलने वाला है। इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को मिलेगा वो किस तरह मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे हमारे होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। Then types of economic system, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? Types of economic system depends on freedom of market forces in an economy. Freedom of market forces समझिए पहले। Freedom of market forces क्या होता है कि अगर किसी चीज के दाम बढ़ गए, जहां मतलब सप्लाई डिमांड प्राइस पे आधारित हो, उसे फ्रीडम ऑफ मार्केट फोर्सेस कहते हैं। जैसे अगर किसी चीज के दाम बढ़े तो लोग सारे के सारे उसे उत्पादन करने के लिए दौड़ने लगे। जैसे कि व्हेन आई वाज इन क्लास 6 और 7, उस समय प्याज इतनी ज्यादा महंगी हुई। देखिए आज 250 रुपए किलो प्याज हो जाए तब भी महंगी लगती है, लेकिन व्हेन आई वाज, सोचिए मैं पुरातन विभाग की महिला हूं, मेरे समय में अगर 250 रुपए किलो प्याज हुई तो प्याज पे देखो भाइयों सीरियल बन गए, नाटक बने, बहुत सारे नाटक कहते थे उस समय हम लोग, गाने बने, कविताएं बनी प्याज की महंगाई के ऊपर, क्योंकि 250 रुपए किलो मतलब कुछ लोगों की तो सैलरी 250 रुपए किलो थी, राइट। तो उस समय भरता बड़ा इनफेमस हुआ कि भैया भरता मत बनाओ, प्याज बहुत महंगी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ क्या समझ में आता, लेकिन उससे अगला सुनिए आप वाकया कि अगले साल प्याज इतनी महंगी हो गई, अगले साल प्याज इतनी ज्यादा उत्पादन की गई कि बाजार में प्याज मतलब 1 रुपया की 2 किलो मिलने लगी। मतलब कहीं कहीं तो ऐसा हाल था कि 2 रुपए की 10 किलो भी प्याज बिकी, यानी कि इतना ज्यादा उत्पादन बढ़ गया। तो इसका समझ में क्या आया आपको कि जब किसी चीज के दाम बाजार में बढ़ जाते हैं तो सारे के सारे बिजनेसमैन या किसान या जो भी उसे उत्पादन करते हैं, जो डील करते हैं, वो सोचते हैं भैया ये उत्पादन कर लो, ये ज्यादा बिकेगा, ठीक है। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था में हमेशा से होता है, जो चीज महंगी बिकने लग जाए सब लोग उसी के पीछे दौड़ पड़ते हैं, भाई ये कर लो, ये बिजनेस कर लो, ये बहुत मुनाफे वाला बिजनेस है। जैसे रेस्टोरेंट बीच में खुले, सब ने येलो चिली, रेड चिली या पता नहीं कौन कौन से चिली खोल डाले संजीव कपूर की येलो चिली के ऊपर, ठीक है। तो रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत चला, लेकिन आपको भी पता स्टार्टअप्स बहुत फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये लोग बिना सोचे समझे, एक को मुनाफा हो गया तो 10 उसके पीछे भीड़ सी दौड़ जाएगी कि हाँ भाई सबको मुनाफा इसमें ही होने वाला, यही कर लो। तो क्या है, ऐसे मार्केट फोर्सेस जब बाजार में चलते हैं आपके, तो उसे कहते हैं फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। यानी गवर्नमेंट को रोक टोक नहीं लगा रही आप पे, जो करना करो, जहां आपको मुनाफा दिख रहा है कर लो। तो यहाँ पे क्या है, फ्री प्ले है। अच्छा, गवर्नमेंट कैन कंट्रोल मार्केट फोर्सेस और लीव देम फ्री। अब यहाँ पे क्या है मेन पॉइंट, गवर्नमेंट इन्हें कंट्रोल भी कर सकती है और इन्हें फ्री भी छोड़ सकती है मार्केट फोर्सेस को। कौन सा मार्केट फोर्स है? डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस, ये सारे फोर्सेस को फ्री छोड़ दिया एज पर द कंडीशंस ऑफ मार्केट, मार्केट के हिसाब से। विच लीड्स टू 3 टाइप्स ऑफ मार्केट्स। जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप अगर वहां कर रही कि हाँ भाई मैं ये इसको कंट्रोल करूंगी, तो अलग टाइप की इकोनॉमी हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल नहीं करती तो अलग इकोनॉमी हो जाएगी, और थोड़ा सा कंट्रोल करेगी थोड़ा सा नहीं करेगी, जो हम देखेंगे अभी, तो कुछ और इकोनॉमी हो जाएगी। तो इस गवर्नमेंट के खेल पर, गवर्नमेंट के हस्तक्षेप पर, इंटरवेंशन पर कौन कौन से इकोनॉमी देखिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रिलेटेड टू कैपिटल जनरेशन। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट लगभग ना के बराबर हस्तक्षेप करती है, अपना हाथ नहीं घुसाती, मतलब दिमाग नहीं लगाती, ना ही कंट्रोल करती। कंट्रोल उसका बहुत कम होता है कैपिटलिस्ट, मतलब ना के बराबर। जैसे अमेरिका में कोई कंट्रोल नहीं है, बिजनेसमैन जो चाहे कर रहे हैं, जो चीज बिक रही है वो बहुत ज्यादा मतलब उत्पादन हो रही है, इस तरह से उसको कहते हैं रिलेटेड टू कैपिटल जनरेशन। यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने की बात होती है, यहाँ कोई वेलफेयर का चक्कर नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं होती बिजनेसमैन को कि भैया हम वेलफेयर में कुछ खाना बांट दें, लोगों के लिए स्कूल बना दें, सड़कें बनाए, कुछ नहीं होना, वो सब गवर्नमेंट का काम है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी वहां होती है जहां पे सोशल वेलफेयर ज्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे क्या गवर्नमेंट का लगभग फुल कंट्रोल होता है, क्या उत्पादन होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, किसको दिया जाएगा, सब कुछ आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यानी कि मतलब यहाँ गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है लगभग। मिक्स्ड इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, ऐसी संरचना होती है, ऐसा इकोनॉमिक ऑर्डर है जहां पर
गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स में कंट्रोल करती है, कुछ को खुला छोड़ देती है, फ्री एकदम, वहां पे कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसका कोई इंटरवेंशन नहीं है। कैसे? जैसे इंडिया में है, इंडिया में रेलवेज हुए, आपके डिफेंस सेक्टर हो गया, एटॉमिक एनर्जी वगैरह, ये सब किसके अंडर में? गवर्नमेंट के अंडर में है। कुछ हैवी जो इंडस्ट्रीज हैं, नवरत्नास हैं इंडिया के, वो सब किसमें? गवर्नमेंट के सेक्टर के अंडर है। पब्लिक एजुकेशन वगैरह भी है, पुलिस है। लेकिन कुछ सेक्टर जैसे एफएमसीजी है, एफएमसीजी ने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बिस्किट हुई, चाय हुई, तेल हुआ, आपका नमक हुआ, आपके चॉकलेट्स हो गए, कुरकुरे, टकाटक वकाटक, सब कुछ इसमें आ जाता है। मतलब जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए यूज नहीं होती हैं, जिनसे देश का कुछ टैंक नहीं हमारे पर कोई डाल देने वाला है, डिफेंस में कोई दिक्कत नहीं होने, एयरक्राफ्ट का कुछ नहीं, तो मसला ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये सब चीजें जो छोटी नॉर्मल चीजें हैं, घरेलू कपड़ा लत्ता, सब कुछ किस पे छोड़ा गया? प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दिया। जहां मुनाफा कमाने की ज्यादा संभावना होती है वो प्राइवेट। यहाँ क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है आपका, कुछ सेक्टर्स पे कंट्रोल करती है, कुछ को खुला छोड़ देती है। शायद समझ में आ गया होगा। देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? इट इज ऑल्सो, अब शुरू करते हैं इनका डिटेल में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म किस लिए? कैपिटल से निकला कैपिटलिज्म, यानी कि यहाँ पे पैसा, कैपिटल यानी मनी, पैसा, मशीनरी, एसेट्स, ये सब मीनिंग होता है कैपिटल का, क्योंकि प्रोडक्शन में भी पढ़ते हैं हम इसको। कैपिटलिज्म कहाँ? जहां पैसा कमा जाए, कैपिटल वर्ड से याद रखना, पैसा, ठीक है। तो जहां सिर्फ पैसे की बात हो, जहां वो चीजें बनाई जाए जो ज्यादा बाजार में बिकती हो, जिनकी डिमांड ज्यादा हो, वही बनाते हैं बिजनेसमैन, तो वो क्या है? कैपिटलिज्म है। मार्केट इकोनॉमी यानी मार्केट फोर्सेस यहाँ पूरी तरह से ताकतवर हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ दिया मार्केट फोर्स। इट इज मनी ओरिएंटेड इकोनॉमी, ये तो समझ में आएगा, कैपिटल तो मनी है भैया, मनी ओरिएंटेड है, मतलब पैसे के पीछे मामले हैं। इट टारगेट्स ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट ही तो चाहिए उन लोगों को। जैसे मैंने बताया प्याज का एग्जांपल, जिस चीज में मुनाफा, दौड़ पड़ो उसके पीछे। तो ये चीज है कि जो चीज बाजार में बिक रही है वही बनेगी, वही लोग में ज्यादा डील करेंगे। इट प्रोड्यूसेस व्हाट सेल्स मोर इन मार्केट एंड डज नॉट वर्क फॉर वेलफेयर। ये तो बस स्टेटमेंट है, नोट्स की तरह आप इसे यूज कर लेना, स्लाइड के स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें पढ़ के आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हैज प्राइवेट इकोनॉमी and its businesses are run by private businessmen who basically target profits. Government in USA just looks after the law and order, defense of the country. वहां की गवर्नमेंट बिजनेस नहीं देखती, ना ही कोई हस्तक्षेप करती, ना ही किसी के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, वहां कोई लॉ नहीं बनाए प्राइवेट सेक्टर के लिए, सब चाहे जो चाहे करो, जैसा चाहे बनाओ, लोगों को जो चाहे खिलाओ और बेच लो अपना माल और पैसा टाइप सिचुएशन है। वहां की गवर्नमेंट सिर्फ क्या करती है? लॉ एंड ऑर्डर देखती है, पुलिस हो गए, आपका डिफेंस हो गया, ये सब देखती है, बाकी कुछ नहीं देखती। बिजनेस में कोई हस्तक्षेप नहीं है। देन फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अगे डिटेल नोट्स टाइप के आपके चल रहे हैं, फीचर्स पूछे जाए तो आप फीचर्स लिख सकते हैं। जिस्ट है नोट्स की, आपको एग्जाम में इतना भी लिखोगे आराम से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइवेट ओनरशिप है, मैंने पहले ही बताया, इंडिविजुअल्स करते हैं, गवर्नमेंट यहाँ कुछ नहीं करती, तो गवर्नमेंट यहाँ प्रोड्यूस नहीं करती। प्राइवेट जो बिजनेस है, सब लोग जो सारे बिजनेस है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, यानी उनके ही होते हैं, गवर्नमेंट का कोई बिजनेस वेंचर नहीं होता, कोई बिजनेस नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई उसकी फर्म नहीं। प्रोडक्शन इज डन टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स, ये तो समझ में आ गया होगा अब तो आप लोगों को। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच give highest profits and can be sold in domestic and foreign countries, exported to earn profits। मतलब अपने देश में बिकता रहे माल वो बनाएंगे और बाकी जो एक्सपोर्ट करना है वो बनाएंगे, मतलब जिसमें मुनाफा हो बिजनेसमैन वो काम करते हैं। गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर और मनी इन पॉकेट्स टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो थोड़ा अंतर है, यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट, यहाँ गुड्स उन्हीं को दी जाती है जिनके अंदर परचेजिंग पावर है, यानी कि समझो इसका मीनिंग, मेरे पास पैसा है तो मैं आइसक्रीम खरीद सकती हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसा है तो मैं पढ़ने जा सकती हूँ, मेरे पास पैसा है तो मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर या अच्छे रेस्टोरेंट में खाने जा सकती हूँ, या खाना भी उन्हें मिलेगा जिनके पास पैसा है, घर भी उन्हें मिलेगा जिनके पास पैसा है। यानी कि ये सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए बनाते हैं जिनके पास परचेजिंग पावर जिनके मनी है पॉकेट में, परचेजिंग पावर उससे कहते हैं। मतलब जितना आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस देने के बाद बचता है पैसा, वो आपकी परचेजिंग पावर होती है। यानी कि मेरे पास अगर 20,000 रुपए या 30,000 रुपए पर मंथ मैं खर्च कर सकती हूँ तो वो मेरी परचेजिंग पावर है, राइट। तो परचेजिंग पावर जितनी जिसकी ज्यादा होगी उसके लिए वो उतना अच्छा माल बनाएंगे, उतना अच्छा माल उसे मिल जाएगा, ये मीनिंग है यहाँ पर। गवर्नमेंट ओनली कंट्रोल्स लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस, ये तो बताइए आपको, आर्म फोर्सेस, गार्ड, बॉर्डर्स,
देन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब इसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है? मेरिट्स देखिए, प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, ये सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ावा देती है। जैसे कि जेफ बेजोस है या जितने भी आपके मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग हैं, जैसे बिजनेसमैन हैं, या हम ही कोई इंडिविजुअल हो, हमारा इंटरेस्ट है इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश का कोई इंटरेस्ट खास नहीं है। बस मेरे पास मेरा बिजनेस है, मेरे को पैसा मिल रहा है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, दिस इज सेल्फ इंटरेस्ट। देन मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट्स एंड इंक्रीजेस वेल्थ ऑफ कंट्री। लेकिन यस, आपका प्रॉफिट जब इंक्रीज होता है, आप जिस देश में काम करते हैं, तो वहां आपकी वेल्थ जो है इंक्रीज हो रही है, आपके देश की वेल्थ उसके साथ इंक्रीज हो रही है। क्यों? वेल्थ क्या है देश की? जीडीपी क्या है? जितने भी इंडिविजुअल्स आपके उस देश में रहते हैं, जितनी कमाई करते हैं, वो उसकी वेल्थ में चली जाती है, जीडीपी में जाती है। इंक्रीज जीडीपी, पहले ही बताया, वेल्थ इंक्रीज हुई तो जीडीपी अपने आप इंक्रीज होगी। व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस जीडीपी जो होती है आपकी जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं, उनका फ्लो होता है। जितने भी देश में आपके गुड्स और सर्विसेज उत्पादन होते हैं एक साल में, उसको जीडीपी कहते हैं। और वो हमारी जब बढ़ती है, जब हमारी वेल्थ बढ़ती है। द डीमेरिट्स, इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट। कलेक्टिव इंटरेस्ट यानी पूरा सोसाइटी का इंटरेस्ट, जिसमें पूरे देश का इंटरेस्ट, जिसमें इसमें उसको कोई लेना देना नहीं है। अपना मेरा पेट भर गया, मुझे किसी से मतलब नहीं। गुड्स विच डू नॉट गिव प्रॉफिट्स आर नॉट प्रोड्यूस, जिनमें प्रॉफिट नहीं है, मुनाफा नहीं है, वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, कोई इनमें हाथ डालना पसंद नहीं करता। पुअर पीपल सफर एंड रिच बिकम रिचर। गरीब है, उनको देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, वो बेचारे एजुकेशन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, उनको खाना नहीं मिल रहा, कोई मतलब नहीं, किसी को गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं, कोई भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है। पुअर पीपल सफर एंड रिच बिकम रिचर। अमीर और अमीर होते जाते, जो ज्यादा जितना मुनाफा कमा सके वो उतना अमीर हो जाएगा, उसी का भला होने वाला है। नो सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस नहीं होता कैपिटलिज्म में। देन सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोशलिज्म और कंट्रोल्ड इकोनॉमी। सोशलिज्म और कंट्रोल इकोनॉमी, सोशलिज्म सोसाइटी वर्ड से निकला है, जहां सोशल हो, जहां एक दूसरे का दुख सुख बांटा जाए, जहां गवर्नमेंट भागीदार है आपकी परेशानियों में, वो क्या है? सोशलिज्म है। याद रखिए, सोशल से बना सोशलिज्म, यानी सबका भला में गवर्नमेंट अपना भला सोचती है, लोगों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करती है, लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करती है। जैसे कोरोना के टाइम पर हमारे देश में बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई गई। इनफैक्ट जो मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो आपकी एक्ट है, वो उसने लोगों को रोजगार प्रदान किया, घर बैठे वहीं तक गई, जो सुविधाएं थी वहां रोजगार मिला, उनको पैसे बांटे गए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट करती है। यहाँ वृद्ध पेंशन है, आपकी ओल्ड एज पेंशन है, यहाँ विडो पेंशन है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इंडिया में अभी पटरी पर नहीं आई, लेकिन स्कीम्स हैं, कोई उनका फायदा उठा सके तो उठा भी लेता है। बहुत सारी मैंने खुद देखा है, बहुत सारी जो ओल्ड लेडीज उनको पेंशन मिल रही है, हालांकि बहुत मिनिमल अमाउंट मिलता है, बट फिर भी मिलता है। तो गवर्नमेंट जो है सोशल होती है, यहाँ समाज के बारे में सोचती है, पूरा सबका भला सोचती है। और वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। कंट्रोल्ड किस लिए है? देखिए, जब लोग पैसे के पीछे ज्यादा भागना शुरू करते हैं तो वो कुछ भी बनाते हैं। जैसे यहाँ फूड स्टैंडर्ड्स के लिए आपका फसाई है, आपका आईएसआई मार्क्स है, आपके जैसे प्रेस है, ठीक है, प्रेस है आपकी खराब है, तो आप जाकर कंज्यूमर कोर्ट में जाकर किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं और अपना जो भी नुकसान हुआ है उससे कई गुना ज्यादा भी ले लेते हैं। कई बार जो आपको परेशानी हुई है केस करने में, ये सब चीजें हैं। यानी गवर्नमेंट का यहाँ कंट्रोल है, गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रखती है कि कितने प्राइस बढ़ा दिए। जैसे कि कोई कमोडिटी आपने बनाई तो आप उसके प्राइस ऐसे नहीं कि आसमान छूते हुए रख ले, कितने भी रख लोगे आप। गवर्नमेंट देखती है कि किसका प्राइस कितना है, एक्सपायरी चीज तो नहीं बेच रहे हैं, एक्सपायर्ड चीज तो नहीं बेच रहे, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब चीजों के लिए कंट्रोल है। बहुत सारे लाइसेंसेस वगैरह हैं, बिजनेस के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस हैं इंडिया में। तो ये देखे जाते हैं सोसाइटी, मतलब जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है वो सब कुछ देखती है। ये मार्केट फोर्सेस आर नॉट फ्री। यहाँ मार्केट फोर्सेस फ्री नहीं है कि भैया पैसा जिसमें ज्यादा मिला कितना भी उत्पादन कर लो, आपको रिसोर्सेज मिलते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कितने रिसोर्सेज कहीं से भी ले लिया, आपने जो चाहा बना लिया, ठीक है। दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। जैसे चाइना में है आपका, ठीक है, चाइना में ऐसा है कि आप अपने मन चाहे से कुछ नहीं कर सकते। अलीबाबा के जो ओनर थे उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, आपको पता होगा, थोड़ा रिपोर्ट्स उठा के देखिए। फॉर एग्जांपल, सोवियत यूनियन एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉलो सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। अब यहाँ सोशलिस्ट मार्केट क्यों लिखा है हमने यहाँ पे? देखिए, जब खाली गवर्नमेंट सारा काम करती है ना,
और कोई प्रॉफिट के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं होती, जहां से पैसा ना आए तो देश की जीडीपी घटने लग जाती है। तो चाइना ने और सोवियत यूनियन जहां पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, वहां पर उन्होंने क्या किया, कुछ बिजनेसेस खड़े किए, कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया है ताकि प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल्ड मैनर में अपना काम कर सकते हैं, मुनाफा कमाए और जीडीपी भी बढ़ाए। तो यहाँ क्या हुआ है, सोशलिज्म के साथ साथ थोड़ी थोड़ी कैपिटलिज्म यहाँ पे आने लग गई है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी आ रही है ताकि मुनाफा भी बढ़े। ऐसा ना हो कि सब भला भला करते करते गवर्नमेंट के खजाने खाली हो जाएं, फॉरेन एक्सचेंज ना बचे, कोई बिजनेस ना बचे, कोई एक्सपोर्ट ढंग से ना हो पाए। क्योंकि भूख जो पैसा कमाने की होती है ना बच्चों, वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होती है, गवर्नमेंट में नहीं होती। जैसे हमारे देश में ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनका प्राइवेटाइजेशन अभी हो रहा है, सिक इंडस्ट्रीज बन गई गवर्नमेंट सेक्टर में। देखो सिंपल सी बात याद रखना, आज के जमाने में जब गवर्नमेंट जॉब के लोग सोचते हैं आराम की नौकरी होती है, किसी से भी सुन लो गवर्नमेंट जॉब कीजिए, रिलैक्स रहते हैं, सिक्योरिटी है, ये है वो है। गवर्नमेंट स्कूल्स में जाइए, गांव में जाइए आप, मैंने यहाँ देखा, मेरा मैसेज अगर पहुंचा सके तो आप पहुंचाइए सब तक कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई अगर ढंग से हो जाए तो हिंदुस्तान के बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दे हैव ह्यूज पोटेंशियल। वहां पैसे इतने ज्यादा मिलते हैं सरकारी टीचर्स को, लेकिन वहां पढ़ाई नहीं हो रही, वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में डालते हैं। द गवर्नमेंट कंट्रोल्स मैक्सिमम इंडस्ट्रीज, हैव हैवी इंटरवेंशन इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज फिर भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है सोशलिज्म में। वहां पर हैवी इंटरवेंशन होता है, मतलब बहुत ज्यादा दखल होता है, दखलंदाजी बहुत होती है आपकी गवर्नमेंट की वहां पर। अब आते फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी पे। रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय पीपल एंड गवर्नमेंट इन ए कलेक्टिव मैनर। रिसोर्सेज सबके हैं, लोग भागीदार हैं, समाज के हैं पूरे रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के हैं। उसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत कम दखलंदाजी कर पाता है या उसकी प्रेजेंस बहुत कम होती है। एब्सेंस और लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ओनरशिप, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। गवर्नमेंट कंट्रोल्स प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन कंट्री बिसाइड्स लॉ एंड ऑर्डर। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखेगी, प्रोडक्शन भी देखेगी, जो रिसोर्सेज है कहाँ कहाँ लगेंगे, क्या क्या प्रोड्यूस होगा वो भी देखेगी, और जो माल बना है वो किस किस को जाएगा, किस किस तबके में बटेगा, किन किन लोगों को जाएगा, वो भी सब डिसाइड करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन सब कुछ देखती है। यानी गवर्नमेंट की सर्वे सर्वा होती है, उसी की पूरी चलती है वहां पर। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। मेरिट्स क्या है, इट एस्टैब्लिशेस इक्वालिटी फॉर एवरीवन, मतलब सबको अधिकार मिलते हैं, एजुकेशन मिलता है, खाना पीना सब मिलता है, जो गरीब है उसको मिला, जो जिस लायक है वो काम करेगा और उसके हिसाब से उसे वहां पे जो मानदेय है, जो सैलरी है, जो वेजेस है वो सब मिलेंगे, सब खुशहाल होंगे। इक्विटी बहुत है, इट इज बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस। यहाँ पे सामाजिक जो न्याय है वो बहुत होता है, समाज में सब लोगों को न्याय मिलता है, कोई ऐसा नहीं भूखा मर रहा है, कोई एजुकेशन के बिना वहां है, ऐसा नहीं होता। जैसे चाइना में बहुत अच्छा एजुकेशन है लोगों का, चाइना में बच्चे बहुत पढ़ते हैं, वहाँ स्कूलों में बहुत अच्छी सुविधाएं भी हैं, खाना वाना भी वहाँ मिलता है, बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, कुंफू की ले लो या जो कराटे है, टाइक्वांडो है, या फिर जो फिजिकल एजुकेशन है आपकी वैसी एजुकेशन है वो सब दी जाती है। अटेन्स फास्ट ग्रोथ, और फास्ट ग्रोथ होती है चाइना, इसलिए वर्ल्ड में मतलब टॉप पोजीशंस पे इकोनॉमी में आती है उसकी। डीमेरिट्स, स्लो ग्रोथ ऑफ जीडीपी ओइंग टू लैक ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे पैसे के पीछे लोग नहीं है, प्राइवेट सेक्टर कम है तो पैसे के लिए ज्यादा काम नहीं होते हैं, वेलफेयर के लिए ज्यादा होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पैसे का इनिशिएटिव है, पैसा कमाना जो है थोड़ा पीछे रह जाता है, ठीक है। अब मुनाफे के लिए अगर चीजें नहीं की जाती हैं तो जीडीपी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जैसे अभी चाइना के साथ थोड़ा हो रहा है। हालांकि चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तारीफ कर रही हूँ, सॉरी, लेकिन यहाँ पे देशभक्ति काम नहीं आएगी। यहाँ पे वाकई जो चीज हम बहुत महंगी बनाते हैं वो बहुत सस्ती है, बहुत मेहनत करके वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं हिंदुस्तान में भी सभी लोगों से कहूंगी बहुत मेहनत करें, पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा। हालांकि चीनी हमारे लिए चाइनीज अच्छे नहीं है, लेकिन अपने लिए बहुत अच्छे हैं वो लोग। हमारे तो दुश्मन है ऑफ कोर्स, आई डोंट लाइक देम, बट द थिंग इज के वो अपने देश के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। For example, slow growth rate forced socialist economies. Merits and demerits of socialist economy क्या है? Merits, it establishes equality for everyone. सबका भला होता है, यहाँ पे कोई भूखा नहीं है, कोई बिना कपड़े के नहीं होता, कोई एजुकेशन के बिना नहीं है, सबको जिस लायक जो है उसको काम मिलता है, एजुकेशन अच्छी मिलती है और सब हिसाब से काम करते हैं और गवर्नमेंट सबकी देखभाल करती है। इट इज बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस, यहाँ सामाजिक न्याय पर है ये, यहाँ सबका भला होता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता, इनजस्टिस नहीं होता है। अटेन्स फास्ट ग्रोथ,
तेजी से ग्रोथ होती है इसकी, जिससे चाइना ने बहुत तेजी से ग्रो किया सोशलिस्ट इकोनॉमी में, आपके जो सोवियत यूनियन ने भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया है, यहाँ तक कि इंडिया को आज तक वह हेल्प करता है, ठीक है। और चाइना के पास तो इतना टाइम है कि वो श्रीलंका के पास कॉरिडोर बना लेगा, फिर जाके पाकिस्तान के पास भी एक ट्रेड कॉरिडोर बना लेगा, मतलब दूसरे देशों को भी इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि हिंदुस्तान को घेराव कर सके, उसके साथ लड़ाई कर सके और कुछ भी कर सके। तो चाइना के पास इतना ज्यादा एसेट्स और पैसा है सोशलिस्ट इकोनॉमी की वजह से ही। डीमेरिट्स, स्लो ग्रोथ ऑफ जीडीपी। कई बार होता क्या है कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा ना मोटिव होने के वजह से, प्राइवेट सेक्टर ना होने से जीडीपी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, कि गवर्नमेंट क्या कर रही होती है कि लोगों का ज्यादा भला कर रही होती है, सोसाइटी के लिए ज्यादा काम कर रही होती है, तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है ये प्रॉफिट मोटिव उसके साथ में। फॉर एग्जांपल, स्लो ग्रोथ रेट फोर्स्ड सोशलिस्ट इकोनॉमीज लाइक सोवियत यूनियन एंड चाइना टू स्विच टू सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज कौन सी होती हैं? सोशलिस्ट यानी कि जो सामाजिक न्याय पर आधारित हो, जो सोशल वेलफेयर पर, यानी कि बेसिक पर्पस इसका आपका सोशल वेलफेयर ही है आज भी, और मुनाफा कमाना नहीं है। लेकिन क्योंकि जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, इसलिए कुछ सेक्टर्स में ये क्या करती है, सेकेंडरी रूप में कुछ फर्म्स को थोड़ा बढ़ावा देती है, बिजनेस को बढ़ावा देती है, प्राइवेट सेक्टर को, और वो चाहती है लोग मुनाफा कमाए। तो यानी कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड रूप में प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा अमेरिका की तरह नहीं होता। जैसे चाइना में और सोवियत यूनियन में प्राइवेट सेक्टर आ चुका है, लेकिन वो लिमिटेड प्रेजेंस है, ज्यादा नहीं फर्म्स हैं वहां पे, कुछ लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत हैवी लाइसेंसिंग और बहुत कंट्रोल्ड मैनर में करते हैं इकोनॉमीज। तो इसका मतलब क्या है? सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज कौन सी होती है, या इसको सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी भी कहा जा सकता है, कौन सी है? जो बेसिकली है तो सोशलिज्म पे आधारित, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर्स में उन्होंने आप प्राइवेट सेक्टर को लाना शुरू कर दिया है। देन मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स हैव कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। अब तक तो बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा कि सोशलिज्म कौन सा, जहां गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है, कैपिटलिज्म कौन सा, जहां खाली बिजनेस जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है, और मिक्स कौन सी है, दोनों का मिला जुला रूप, सोशलिज्म का भी कैपिटलिज्म का भी। यहाँ इसका मतलब है दोनों ही पावरफुल है। यहाँ पे कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट पावरफुल है, कुछ सेक्टर्स में आपका प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन है, वो पावरफुल है, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग की इंपॉर्टेंस है। Products which do not have much importance such as soaps, detergents, vehicles, cars, scooters, etc. and other items of daily use for people which do not have strategic importance, जिनका देश के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सेक्टर्स किसको दे दिए जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर दे दिए जाते हैं, ठीक है। आर गिवन टू प्राइवेट सेक्टर। देन सेक्टर्स व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री सच एज डिफेंस, रेलवेज, कोल माइंस, मिनरल्स। जो सेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए, मतलब अगर वो गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चले तो बर्बाद हो जाएंगे, या फिर देश की जो व्यवस्था चरमरा जाएगी, या देश का जो बेस होता है, डिफेंस देश का बेस है, रेलवेज लाइफ लाइन है हमारे देश की, गरीबों के लिए मतलब सस्ते आवागमन है, कम्युनिकेशन बहुत सस्ता, ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता है रेलवेज में देखा जाए तो, अगर तो वो सब कौन कंट्रोल करता है? मिनरल्स, माइंस, कोल माइंस को कंट्रोल करती है, मिनरल्स जो खनिज पदार्थ हैं आपके, वो सब कंट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि ये सब देश का बेस है, आधार हैं। अगर इनमें दिक्कत हो गई, प्राइवेट सेक्टर ने इनमें गड़बड़ कर दी ना, मुनाफे के चक्कर में, पैसा के चक्कर में, तो हमारे देश की स्थिति बिगड़ सकती है, हम देश किसी और देश के कंट्रोल में आ सकते हैं, कोई हम पे इन्वेड कर सकता है, हमला कर सकता है। ये सब सेक्टर्स किसके अंडर में है? अभी तक हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके अंडर में है। और विच डू नॉट लीड टू मोर प्रॉफिट्स आर टेकन अप बाय पब्लिक सेक्टर। और दूसरा कारण ये भी है, एक तो हो गया स्ट्रैटेजिक पर्पस, देश की सुरक्षा हो गई, शांति हो गई, व्यवस्था हो गई, और जो आपका रीजनल बैलेंस हो गया। और दूसरा क्या है? विच डू नॉट, पब्लिक सेक्टर डू नॉट टेक। अब कुछ ऐसे सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर लेता, प्राइवेट सेक्टर लेता भी नहीं है, जहां मुनाफा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर क्यों लेगा? मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था, प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जैसे अंबानी हुए, रतन टाटा जी तो खैर बहुत फिलैंथ्रोपिक पर्सन है, वो तो बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं, आदित्य बिरला ग्रुप है, यूनिलीवर है, ये सब थोड़ा बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के लिए पूरा काम ही करना शुरू कर दें, गरीबों के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करें। तो यहाँ ये लोग ऐसे बिजनेसेस में आते भी नहीं है, ठीक है। Now India is turning more into capitalist economy with more and more privatization of public sector firms and free play of market forces. अब इंडिया क्या कर रहा है? धीरे धीरे करके
कैपिटलिज्म की तरफ मूव करता चला जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके बहुत सारी इसकी जो फर्म्स हैं वो कैपिटलिस्ट होती जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। ये अमेरिका बनना चाहता है थोड़े दिनों में। The features of mixed economy, means of production are owned by private owners and government, दोनों सेक्टर, दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट ओन करते हैं रिसोर्सेज मिक्स्ड इकोनॉमी में। कहीं कुछ ज्यादा होता है, किसी का थोड़ा सा कम होता है, दोनों का बैलेंस बनता है। Private owners produce to earn maximum profit like Reliance, Tata, Aditya Birla Group, etc. in India. Private owners profit कमाना चाहते हैं। Government produces for social welfare, वो social welfare के लिए काम करती है। Railways in India charge less price for tickets. Then government hospitals and schools provide food and education for social welfare, cylinders and subsidized petrol and diesel. यहाँ जो देश की जो आधारभूत चीजें हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मिक्स्ड इकोनॉमी, और जो छोटी मोटी चीजें हैं जो मार्केट जहां मुनाफा ज्यादा है, लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जहां पैसा ज्यादा है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती हैं ताकि वो खुशी खुशी काम कर सके, देश की जीडीपी बढ़ा सके। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मेरिट्स क्या है इसके? लीड्स टू मोर प्रॉफिट एंड मोर सोशल वेलफेयर, दोनों ही प्रेजेंट है, प्रॉफिट भी कमाया जाएगा और भैया सोशल वेलफेयर भी हो जाएगा, तो ये एक अच्छा सिस्टम माना जाता है। इसी वजह से देखो चाइना और सोवियत यूनियन भी कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं, तो अब इंडिया ने शुरू में ये कर लिया था भैया आधे सेक्टर, कुछ सेक्टर पब्लिक के पास, सेक्टर के पास, कुछ आपके प्राइवेट लोगों को दे दिए जाएंगे। देन हाई जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ भी हाई होती है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज और नो वेस्टेज, रिसोर्सेज ढंग से यूज हो जाते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर है वो उन जगह काम करते हैं जहाँ प्रॉफिट है, गवर्नमेंट अपने काम कर लेते हैं जहाँ सोशल वेलफेयर, तो रिसोर्सेज सारे जो संसाधन है हमारे देश में जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, लेबर है, कैपिटल है, सब कुछ ढंग से यूज होता है। Then more employment opportunities than private sector as government generates employment for poor and backward also, like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act और मनरेगा in India during COVID-19, जैसे COVID-19 में मनरेगा ने काम किया। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा जनरेट होता है प्राइवेट सेक्टर से। क्यों? प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ उन लोगों के लिए जॉब जनरेट करता है जो वहां काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा काम कर सकें, और जहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश है। अब मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज शहरों में लोकेटेड है, अब गांव में तो जा नहीं रहे वो लोग, तो गांव के लोगों को रोजगार कौन देगा? तो वो काम करती है भारत सरकार, भारत की सरकार करती है और वहाँ रोजगार प्रदान करती है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हमारे देश में चलाई जाती है जहाँ उन लोगों को रोजगार मिलता है, और वहाँ का डेवलपमेंट किसका जिम्मा है? गवर्नमेंट का जिम्मा है। डीमेरिट्स क्या है? इसकी कुछ खामियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। क्या है? हाई करप्शन, वो तो आप सबको पता है, आप सब परेशान रहते हैं कि भाई करप्शन बहुत है, करप्शन बहुत है। तो जहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है, वहाँ करप्शन काफी हो जाता है, क्योंकि सब चाहते हैं उन्हें गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए, सब चाहते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज उनको मुनाफा मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए, तो सब लोग थोड़ा बहुत रिश्वत देने के चक्कर में रहते हैं, भाई हमारा भला हो जाए, हमारा भला हो जाए, हमारा भला करते करते हम ब्लैक मनी की तरफ बढ़ते हैं और रिश्वत देना शुरू करते हैं। हालांकि ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए किसी को भी। लो प्रोडक्टिविटी इन पब्लिक सेक्टर एंड ह्यूज लॉसेस, प्रोडक्टिविटी जो पब्लिक सेक्टर में है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे इंडिया में बहुत सारे जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे, फैक्ट्रीज थी, जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद की गई क्योंकि वहाँ बहुत लॉसेस हो रहे थे। उन्हें सिक इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे मैक्रो में। एंड ह्यूज लॉसेस, बहुत सारे लॉसेस भी कई बार गवर्नमेंट को झेलने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर लोग सोना पसंद करते हैं, काम करना थोड़ा कम पसंद करते हैं, क्योंकि आराम की नौकरी चाहिए सबको। Then mixed economic system and ideal system for growth. A mixed economic system and ideal system क्या है? क्या mixed economic ही ideal system है कि नहीं, ये देखते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। Industrial policy resolution and the IPR जिसे हम कहते हैं, and directive principles of Indian Constitution provide for public and private form of production with democracy to achieve higher production and growth. तो हमारे देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाई गई, उसमें जो रेजोल्यूशन दिया गया है उसके हिसाब से, और हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं हमारे देश के, एक तो आपके राइट्स एंड ड्यूटीज वगैरह हैं, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश के संविधान में, उसके हिसाब से दोनों ही पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट जो सेक्टर है, लोगों के इंडिविजुअल सेक्टर है, वो देश के लिए काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा यानी उत्पादन करेगा विद डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि आपके प्रजातंत्र या जनतंत्र के हिसाब से, मतलब सबको आजादी होगी, सबको ढंग से अधिकार होंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे, टू अचीव हायर प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके और ग्रोथ भी बढ़ सके। अच्छा, ये किया क्यों? डायरेक्टली उन लोगों ने ऐसा क्यों किया प्राइवेट सेक्टर को? देखिए, हमारा देश 200 साल तक अधीन रहा, परतंत्र रहा, हमारे देश को ब्रिटिश ने कंट्रोल कर रखा था, स्लेव बना रखा था, एनस्लेव कर रखा था। हमें आज़ादी मिली, उसके बाद हमारा देश बहुत ही बुरी स्थिति में था उस समय, मतलब हमारा
लोगों से लेकर, संसाधन से लेकर, ट्रेड इंडस्ट्री सब कुछ बर्बाद थे, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा भी। ठीक है, अब ऐसे देश को उभारने के लिए, जल्दी से उभारने के लिए ये पॉलिसी बहुत जरूरी थी, ताकि प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़े और हम ग्रोथ बढ़ा सकें, इसलिए पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। देन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान्स। अब इस पे आते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ कंट्री फॉर डेवलपमेंट एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल नीड्स एंड प्रायोरिटीज। अब डेवलपमेंट के लिए हमारे देश की जो प्रायोरिटीज हैं, उनके लिए जो हम प्रगति, सोशल वेलफेयर लो, जीडीपी ग्रोथ लो, प्रोडक्शन जो भी है, इंफ्रा है, सबको करने के लिए भाई प्लान तो चाहिए। और जो अर्थव्यवस्था को लेकर प्लान बनाया जाए, देश बनाए, उसी को इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। सिंपल इकोनॉमिक यानी जो पैसे से रिलेटेड हो, और उस पैसे को कहाँ लगाया जाए, देश में कहाँ प्रोडक्शन किया जाए, कहाँ ग्रोथ की जाए, कहाँ क्या बढ़ाया जाए, घटाया जाए, वो सब की प्लान करने को इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। देन व्हाट आर 5 ईयर प्लान्स? अब प्लान तो कर लिया, लेकिन प्लान्स को डिवाइड भी तो करना होता है। ऐसा थोड़ी है कि हमने 70 साल के लिए प्लान बना दिया और भैया करते रहो जो करना है, लेकिन ऐसे प्लान पूरे नहीं होते। देखिए, शॉर्ट टर्म बड़े प्लान्स को छोटे प्लान्स में डिवाइड करना पड़ता है। आप भी देखो ना, अब आपने कहा कि भाई महीने भर में या 4 महीने में मुझे एक बुक लिखनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 महीने में आप अचानक बैठकर बुक लिख देंगे किस दिन, नहीं। आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे 2 चैप्टर इस महीने पूरे करने, 2 अगले महीने पूरे करने, 2 अगले महीने, 2 अगले महीने। 8 चैप्टर अगर आपकी बुक में है, जैसे पीएचडी लोग करते हैं तो प्लान से करते हैं, 3-4 साल में करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 महीने में कर डाली या पूरा 3 साल काम नहीं किया, अचानक से 2 महीने में कर डाली, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े प्लान्स को, बड़े जो टारगेट्स है उन्हें पूरा करने के लिए प्लान्स को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है। वही जो डिवीजन है उसी को हम 5 ईयर प्लान्स कहते हैं। छोटे हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स है हमारे देश की प्रगति के, विकास के, उनको हमने 5 ईयर के प्लान्स में डिवाइड किया, ताकि 5 साल में हम ग्रोथ करें, हम प्रगति करें, हम प्रोडक्शन करें, हम देश को आगे बढ़े, और फिर देखें 5 साल में कि हमने कितनी तरक्की की। और उस गवर्नमेंट का भी इवैल्यूएशन तो होता है। इंडिया में डेमोक्रेसी है भाई, 5 साल तक सरकार चलती है, वो देश को चलाती है, सारी नीतियां बनाती है, उनको लगाती है, प्रोडक्शन वगैरह ग्रोथ करती है, उसके बाद उसको इवैल्यूएट किया जाता है, मतलब उसका रिजल्ट निकलता है। उसका भी तो एग्जाम है, 5 साल तक रिजल्ट निकलता, देखा जाता है कि सरकार ने अच्छा काम किया कि नहीं। तो 5 वर्षीय योजना इसलिए बनाई गई कि देश का इस तरह विकास हो सके, डिवाइड करके बड़े गोल्स को। व्हाट आर 5 ईयर प्लान्स? सेंट्रलाइज नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स फॉर नेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ स्टेप वाइज मैनर। मैंने बताया ना, क्रमबद्ध तरीके से, स्टेप वाइज तरीके से, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, एक साथ। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारा देश बिल्कुल ही नीचे स्तर पे है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, अचानक से ही हमने 5 साल के अंदर या पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ तो ले ली, नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़े थोड़े भागों में बांटा जाता है, स्टेप बाय चढ़ा जाता है। आपने 1 साल में 12th नहीं कर ली, 5 साल में भी नहीं की, आपको कम से कम 14-15 साल लगे 12th क्लास तक पहुंचने में। ऐसे देश भी स्टेप वाइज तरीके से तरक्की करता है। तरक्की के लिए भी समय देना पड़ता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है गोल्स को। ऐसे हमारे देश ने किया 5 ईयर प्लान्स में। इट एम्स टू अचीव बिगर गोल्स, बड़े गोल्स को प्राप्त करना, बाय डिवाइडिंग देम इनटू स्मॉलर गोल्स ऑफ 5 ईयर एट ए टाइम। 5 साल में एक बार में 5 साल, फिर और 5 साल, फिर और 5 साल, ऐसे हमने अपने गोल्स को बांटा, बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में बांटा, छोटे जो हमारे टारगेट्स में उसमें बांटा, और हमने तरक्की इस तरह किया हमारे देश ने। दे आर इंप्लीमेंटेड फॉर डेवलपमेंट एंड देयर रिजल्ट्स आर सीन आफ्टर 5 इयर्स। ये डेवलपमेंट के लिए लगाए जाते हैं प्लान्स, और उनके रिजल्ट 5 साल बाद देखे जाते हैं। ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ओरिजिन कहां से हुआ, मतलब ये शुरू कहां से हुई? जोसेफ स्टालिन implemented first 5 year plan in Soviet Union in 1928। 1928 में जोसेफ स्टालिन ने रूस में, सोवियत यूनियन में ये प्लान पहली बार इंप्लीमेंट किया था। इंडिया में कब हुआ? Implemented its first 5 year plan in 1951 after independence for economic and national development। तो 1951 में हमारा पहला इकोनॉमिक प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुआ हमारे देश की विकास के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग क्या है? प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग के बारे में देखते हैं। इंडिया इंप्लीमेंटेड फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स अंडर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन हमारे देश में जो आपके 5 ईयर प्लान्स थे उनको इंप्लीमेंट करने के लिए शुरू किया गया, और उसके अंदर अप टिल 1951 टू 2014, 1951 से 2014 तक हमारे प्लानिंग कमीशन के अंडर, याद रखिएगा एमसीक्यूज में आता है क्वेश्चन, 12 5 ईयर प्लान्स लागू हुए। 12 5 ईयर प्लान्स के बाद में हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स बंद हो गए हैं, याद रखिएगा। वर इम्प्लीमेंटेड अंडर प्लानिंग कमीशन। अब क्या है? इन 2014 द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज डिसॉल्व्ड। प्लानिंग कमीशन कब डिसॉल्व हुआ? 2014 में, बाय नीति आयोग विच इज अ थिंक टैंक। बहुत बड़े बड़े थिंकर्स हैं,
जो बहुत इकोनॉमिक पॉलिसीज को जानते हैं, देश की प्लानिंग कर सकते हैं, उनका एक थिंक टैंक बनाया गया जो नीति आयोग कहलाता है। अब नीति आयोग क्या है? नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसकी काया पलट करने के लिए, पूरे देश की छवि बदलने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की करने के लिए, पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए। कहते हैं ना मेक ओवर कर दिया, हमारा मैं मेक ओवर कराने जा रहा हूँ, बाल बाल कटा लिए, सब कर लिए, तो देश का भी मेक ओवर हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि। ठीक है, अब ये क्या है? प्लान सिंस 2015 अंडर नीति आयोग। अब नीति आयोग 2015 से नीति आयोग के अंडर प्लान आ गया। अब इसका प्लान कैसा है? द करंट गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिप्लेस्ड 5-year प्लान इन इंडिया बाय 15-year विजन प्लान। अब क्या 15-year विजन प्लान है सपोर्टेड बाय 3-year एक्शन प्लान। तो अब क्या है आपके देश में? 15-year विजन प्लान है, जो वृहद आपका जो गोल है, बड़ी एम है आपकी, विजन है आपका 15 साल का, वो विजन प्लान है। जो आप देखते हैं कि भारत 15 साल बाद कहां होगा, किस स्थिति में होगा? सबसे आगे होगा, इस समय 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फर्स्ट इकोनॉमी बन जाएगी पूरे देश में, टॉप संसार में टॉप पे चली जाएगी, कहां होगी? वो विजन है इसका। देन इसको सपोर्ट कौन कर? 3-year एक्शन प्लान्स। अब 5-year प्लान्स को छोटा करके यहाँ 3-year एक्शन प्लान्स में बदल दिया गया है। नीति आयोग यानी कि हर 3 साल में इसको इवेल्युएट किया जाएगा और 15 साल बाद देखा जाएगा कि विजन कहां तक पहुंचा हमारा। नीति आयोग बता ही दिया हमने आपको। देन एनुअल प्लान्स। एनुअल प्लान्स कौन से होते हैं? जो किसी वजह से गवर्नमेंट की कोई कमी हो, गवर्नमेंट खत्म हो गई हो, कोई खत्म इन द सेंस सॉरी डिसॉल्व हो गई हो। कई बार ऐसा होता है ना, कोalition गवर्नमेंट बनती है, बहुत सारी सरकारें एक साथ गवर्नमेंट बना लेती हैं, तो अचानक से वो भंग हो जाती हैं। उस समय क्या होता है कि बड़ा प्लान आप नहीं बना सकते। और कई बार ऐसा भी होता है 5-year प्लान का ड्राफ्ट नहीं बन पाया, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं कर पाए, किसी वजह से देश में उथल पुथल है, नहीं कर पाए, तो उस वजह से एनुअल प्लान्स लगाए जाते हैं। तो अब देखिए एनुअल प्लान 1 साल का होता है। 3 annual plans from April 1, 1966 to March 1, 1969। तो यानी कि 1966 से लेकर 1 अप्रैल 1966 से लेकर मार्च 1, 1969 तक, 69 यानी 69, 69 तक कितने प्लान लगाए? 3 एनुअल प्लान, यानी 3 साल के लिए हर साल प्लान बनता था, 1 साल का फिर लगाया जाता, 3 साल एनुअल प्लान चलते रहे। फिर 1 एनुअल प्लान फ्रॉम अप्रैल 1, 1979 टू मार्च 31, 1980। आप 1979 से 81 तक 1 साल का एनुअल प्लान चला। फिर 2 एनुअल प्लान फ्रॉम अप्रैल 1, 1990, सॉरी यहाँ कॉमा लगे 1990, इसको सही कर लेना, टू मार्च 1992। तो यहाँ 2 एनुअल प्लान लगातार चले, 1-1 साल के, 1-1 साल का ही होता है एनुअल प्लान। देन लॉन्ग रन प्लान। अ लॉन्ग रन प्लान इज फॉर लॉन्ग रन प्लान फॉर कंट्री टू डेवलप। अब ये लॉन्ग रन प्लान क्या होता है? लॉन्ग रन प्लान इज अ प्लान फॉर लॉन्ग रन फॉर अ कंट्री टू डेवलप। देश के विकास के लिए लंबे समय का प्लान होता है एंड इट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव प्लान। इसको हम प्रोस्पेक्टिव प्लान कहते हैं। भाई इसको कॉमा को हटा लेना जब आप नोट्स बनाओ या स्लाइड्स देखो, समझ जाना मैडम जिससे गलती हो गई। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड गोल्स ऑफ प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग और गोल्स ऑफ प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग इज सिस्टम विद सेट ऑफ गोल्स एंड टारगेट्स विद पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू अचीव दोस टारगेट्स इन फिक्स टाइम पीरियड। ये समझ में आ गया होगा। फिक्स टाइम पीरियड में हम गोल्स को, टारगेट्स को कैसे अचीव करते हैं, इसी को हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। देश कैसे तरक्की करेगा, क्या उत्पादन करेगा, कितना मुनाफा कमाएगा, कहाँ मुनाफे को खर्च करेगा, कैसे पैसे को मैनेज करेगा, कितना एक्सपोर्ट करेगा, कितना इंपोर्ट करेगा, फॉरेन एक्सचेंज कैसे करेगा, फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से मिलेगा, क्या चीजें बनाएगा ताकि एक्सपोर्ट करके ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा, सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं। गोल्स ऑफ प्लानिंग। गोल्स ऑफ 5-year plans are common to all 5-year plans. They are called common goals. अब गोल्स ऑफ प्लानिंग क्या होते हैं? सबके लिए कॉमन होते हैं। मतलब पॉवर्टी, हमारे देश में गरीबी थी तो गरीबी हटाना, मॉर्टेलिटी रेट कम करना, जैसे नवजात शिशु जो मर जाते थे, आपने देखा होगा 250 बच्चे तो जन्म के 1 साल के अंदर मर जाते थे। अंग्रेजों के जब टाइम, हमें जब आज़ादी मिली उस समय ऐसी हालत थी, मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, लोग बहुत मर रहे थे, देश में हॉस्पिटल वगैरह बहुत ही कम थे, दवाइयाँ ना के बराबर मिलती थी लोगों को। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने, हमारे देश ने जब आज़ादी हासिल की तो हमें क्या हटानी थी? गरीबी हटानी थी, लोगों को रोजगार देना था, लोगों का स्तर बढ़ाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें बनानी थी, रेलवेज को ढंका करना था, लोगों का सोशल वेलफेयर बढ़ाना था, इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ाना था, देश की ग्रोथ करनी थी। ये सारे क्या हैं? ये गोल्स हैं। और इन बड़े गोल्स को छोटे भागों में बांटा गया इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू, जो 5-year प्लान्स हमने बनाए। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स। इनको हम कॉमन गोल्स कहते हैं, क्योंकि 5 साल में तो गरीबी हटने से नहीं भाई, आप
अभी तक नहीं हटी। अभी तक भी हम जाते हैं तो हमें ट्रैफिक सिग्नल पे बच्चे भीख मांगते, बड़े भी भीख मांगते हमें दिखाई देते। तो आज भी गरीबी है, लोग ऐसे गलत काम भी कर रहे हैं कि बच्चों को उठा रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, उनसे भीख मंगवा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा और आपको भी थोड़ा भीख देना बंद करो और थोड़ा सा अपने बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया एम टू फुल्ली यूज नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब प्लानिंग जानती थी, हमारा प्लानिंग कमीशन जानता था, हमारे देश के राजनेता जानते थे, हमारे देश के नेता जो भी पॉलिटिशियन थे सब जानते थे कि हमारे देश में बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं। इसीलिए तो अंग्रेज आए यहाँ पर भाई, अपना बोरिया बिस्तर लेकर बसने के लिए कि भाई यहाँ से लूट लो जितना लूटना हो, क्योंकि यहाँ खजाना है नेचुरल रिसोर्सेज का। और उन्होंने कई सौ साल लूटा, तब भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, यानी कि लूट नहीं पाए पूरा। तो यहाँ खदाने हैं, बहुत सारा खजाना है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो उसको कैसे यूज किया जाए, उससे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ाई जाए और उससे फिर देश का विकास कैसे किया जाए, ये है। इंक्रीजिंग जीडीपी, जीडीपी कैसे बढ़ाई जाए, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं जीडीपी को, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट। मॉडर्नाइजेशन, इसका शहरीकरण, इसका आधुनिकीकरण जो कहते हैं हिंदी में, मतलब आधुनिक कैसे बनाया जाए, मॉडर्न कैसे बनाया जाए, सिटीज बनाई जाए यहाँ पे, जो देश दूसरे देश में लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो लगाई जाए, यहाँ पे कार्स लाई जाए, सड़कें अच्छी से अच्छी, जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं वो सही लाई जाए हमारे देश में। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब हम अपने आत्मनिर्भर हो जाएं और आत्म जो पोषित हो जाएं। अब देखिए वाई इकोनॉमिक प्लानिंग, क्यों ब्रिटिश लूटेड इंडियन इकोनॉमी फॉर 200 ईयर्स, तो देश खत्म सही हो गया था, मतलब हमारे देश में न कोई प्रगति थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, लोग बहुत मर रहे थे, बेरोजगार थे, भूखे थे बेचारे और सड़कों पे थे लगभग, और बहुत ज्यादा बुरी खस्ता हालत थी। इट वॉज बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट, ये तो बहुत पढ़ लिया, याद हो गया होगा, बैकवर्ड थे और ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। जीडीपी वॉज डिसमली लो, डिसमली मतलब पैथेटिकली बहुत ही ज्यादा नीचे थी हमारी जीडीपी। इट कुड नॉट बी लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेस, और खाली प्राइवेट सेक्टर में हम इसे नहीं छोड़ सकते थे। इट नीडेड अ स्ट्रॉन्ग पुश टू डेवलप, और वो पुश कौन देता, जोर का धक्का गवर्नमेंट सेक्टर देने वाली थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होता है, इतने रिसोर्सेस होते हैं जो वो देश के लिए काम कर सकती है। किसी भी प्राइवेट बिजनेसमैन के बस की बात नहीं है कि वो सड़कें बना दे पूरे देश की, ठीक है, फ्री में, वो भी वो गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो गवर्नमेंट को पुश देना था, इसलिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों आए हमारे देश में। व्हाट इज द प्लान? Plan is an economic tool or method which decides the way of division and allocation of scarce resources of economy. Plan क्या होता है? डिवीजन होता है, टूल है, मेथड है जिसके थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, स्कैर्स रिसोर्सेज को, और प्रगति कर सकते हैं। एंड शोज हाउ टू यूज रिसोर्सेज टू अचीव द सेट गोल्स एंड टारगेट्स, और गोल्स को अपने पूरा कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को यूज करके। कॉमन गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या क्या है? जीडीपी ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, जीडीपी यानी उत्पादन बढ़ाना है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें बढ़ानी है, ज्यादा सर्विसेज, ज्यादा वस्तुएं उत्पादन करनी, गुड्स उत्पादन करनी है। गुड्स, सारी चीजें गुड्स होती हैं भाई, कैमरा, बॉटल, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, मग, बाल्टी, लाइट, सब कुछ गुड्स हैं आपके, सब बनाओ देश में, ठीक है। और सर्विसेज बहुत सारा है। सर्विसेज में क्या आता है आपका? डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, एजुकेशन की सर्विसेज, आपकी टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, आपकी जितनी भी चीजें हैं ये सब सर्विसेज में आती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े लंबे समय के लिए। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है बता देती हूँ आपको। व्हेन देयर इज कंसिस्टेंट रेगुलर यानी कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि लगातार कंसिस्टेंटली, कभी गिरे ना प्रोडक्शन, मतलब लगातार बढ़ता रहेगा प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का, तो कंसिस्टेंटली बढ़ता रहे लंबे समय के लिए, उसे क्या कहते हैं? हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। यानी कि जब प्रोडक्शन बढ़ता रहे, जीडीपी बढ़ती रहे बहुत लंबे समय के लिए, यानी कि इंक्रीज ऑफ जीडीपी फॉर लॉन्ग पीरियड is called economic growth. Consistent increase of GDP for long period is called economic growth. Okay. Increase in GDP growth depends on किस पर डिपेंड करती है? Increase in resource base of country. कंट्री में रिसोर्स कितने हैं, बेस कैसा है उसका, रिसोर्स है भी कि नहीं है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, कैपिटल है, सब कुछ है हमारे पास। रॉ मटेरियल तो बहुत सारा खजाना है, लेबर भी हम इंडिया टॉप पे पहुंच चुका है पॉपुलेशन में, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सबसे ज्यादा जवान जो लोग हैं, यूथ इंडिया के पास है। और भाई कैपिटल भी अब तो कम नहीं है, बाहर के देश में भर रहे हैं खूब सारा कैपिटल, एफडीआई बहुत सारा देश में, हमारे देश में सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी में, इंडस्ट्रीज में। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट
more production of goods with less means of production. Increase in input per unit of increase in output per unit of input. इसका मीनिंग समझाती हूँ आपको. जैसे आपने जब प्रोडक्शन करते हैं तो इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है. जो संसाधन, जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जो मेहनत यूज करते हैं, जो लेबर यूज करते हैं, वो क्या है? इनपुट है सारा. ठीक है. और जो प्रोडक्शन होता है उसका जो नतीजा निकलता है, जिससे गुड्स सर्विसेज जितने बने, वो आउटपुट है आपका. कई बार होता क्या है कि आपने बहुत सारे इनपुट लगाए, रॉ मटेरियल भी लगा दिया, मेहनत भी लगा दिया, सब लगा दिया, और नतीजा क्या? शून्य बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं है, मतलब नील बटे सन्नाटा. तो क्या है? वो लेस आउटपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है, इनपुट है. यानी कि माल तो बहुत लगाया, उत्पादन कुछ नहीं हुआ. जहां पर माल कम लगाओ और उत्पादन ज्यादा हो, वो स्थिति अच्छी होती है. मतलब पैसा कम लगे, रोकड़ा ज्यादा बने, तो क्या है? आपका ज्यादा तरक्की है, मोर प्रोडक्शन. देन स्ट्रक्चरल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है? द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन. यानी आधारभूत संरचना कैसी है? कितने लोग एग्रीकल्चर खेती कर रहे हैं, कितने लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कितने लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, ये सब है सर्विसेज सेक्टर में, या टेलीफोन ऑपरेटर हैं, बीपीओ में काम कर रहे हैं. इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन. कितनी जनता कहाँ लगी हुई है. बट डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर चेंजेस. जब देश की प्रगति होती है तो सारे सेक्टर के जो लोग हैं वो अलग अलग बदल जाते हैं. यानी कि डेवलपमेंट होगा तो इंडस्ट्री लगेंगी, इंडस्ट्री लगेंगे तो लोग शहर बसेंगे, शहर बसेंगे लोग शहर की तरफ भागेंगे, शहर की तरफ आएंगे तो वहां फैक्ट्री में जॉब करेंगे, तो कहाँ गए लोग? इंडस्ट्री में आ गए. और इंडस्ट्री के बाद सारे ही क्या डेवलप हो जाती है? कम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, स्कूल बन जाते हैं, हॉस्पिटल्स बन जाते हैं, तो वहाँ क्या? सर्विस सेक्टर भी आता है, टेलीफोन सेक्टर, ये सब हो गया ना आपके टेलीकॉम सेक्टर वगैरह, तो सर्विसेज में आ गए. यानी कि जब देश के लोग खेती से निकलकर इंडस्ट्री में और सर्विस सेक्टर में आ जाएं तो उसको देश एक एडवांस नेशन कहते हैं. जैसे अमेरिका, कनाडा वगैरह में देखते हैं आप लोग, वहाँ खेती में कब लोग हैं और इंडस्ट्रीज में ज्यादा है. इसका मतलब क्या है? एक विकसित देश में इंडस्ट्रीज में लोग ज्यादा काम करते हैं, सर्विसेज में ज्यादा काम करते हैं. लेकिन एक अविकसित, अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड नेशन में क्या करते हैं? लोग खेती में ज्यादा लगे रहते हैं. यानी कि पिछड़े देश में लोग खेती में ज्यादा हैं और एडवांस देश में, डेवलप्ड देश में लोग इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा हैं. तो अब क्या हुआ? आजादी के टाइम पे हम पिछड़े हुए थे, अब डेवलपिंग नेशन है, तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इंडस्ट्रीज में ज्यादा आ रहे हैं और हमारे सर्विस सेक्टर्स में ज्यादा आ रहे हैं. इनफैक्ट सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में इस समय. देखिए फॉर एग्जाम्पल इन 2022 22 एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 17.8%. अब खेती में कितने लोग हैं? और खेती से जुड़े हुए लोगों में उसमें उद्योगों में या वेंचर्स में 17.8%, मतलब 20% भी नहीं है. इंडस्ट्रीज में कितने? बढ़ के 25.8% और सर्विसेज में कितने? 56.4%. तो सबसे ज्यादा अच्छा होता है लोग सर्विसेज सेक्टर्स में ज्यादा आए, और वो हमारे देश के साथ हो रहा है. यानी हमारा देश निश्चित रूप से प्रगति कर रहा है. आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका फ्यूचर ब्राइट है. मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. मॉडर्नाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ प्रोसेस. फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन, IT revolution, BPOs, KPOs, etc., IPOs, etc. BPOs business process outsourcing, ये KPOs knowledge process outsourcing, IPOs intellectual process outsourcing. intellectual process यानी जो inventions, आपका जो आपके पेटेंट्स वगैरह होते हैं उसके लिए, ठीक है. और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में कुछ कुछ ऐसा ही टीचिंग वगैरह का जो होता है. BPO यानी टेलीकॉम सेक्टर में, BPO तो आप सब जानते हैं, बैक ऑफिस जॉब्स होते हैं. तो जब मॉडर्नाइजेशन कब आता है? जब आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाए, ग्रोथ हो जाए, ग्रीन रिवोल्यूशन, आपके देश में बहुत सारा उत्पादन हो, खेती वेती सब हो रही है इस तरह से. देन मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री और कॉन्ट्राडिक्टरी. मॉडर्नाइजेशन और आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉन्ट्राडिक्टरी. कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? एक दूसरे के पूरक, यानी दोनों साथ साथ चलेंगे. मशीनें आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फैक्ट्री लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सड़कें बनेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. ये होता है मॉडर्नाइजेशन. शहरीकरण होगा तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा. इसका मतलब क्या है? दोनों एक साथ चल रहे हैं, पूरक हैं, मतलब दोस्त हैं, भाई भाई टाइप. भाई दोनों की तरक्की हो रही है, दोनों बढ़ रहे हैं. Previously, modernization led to increase in productivity and production, which led to generation of employment. At that time, both were complementary. शुरू के दिनों में जब इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा था, शहरीकरण बढ़ रहा था, उस समय एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था, उस समय दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे. बट लेटर ऑन, ट्विस्ट है यहाँ पर, स्टार्टेड सब्स्टिट्यूटिंग लेबर.
आप लोगों को लालच आया, प्राइवेट सेक्टर वाले तो वैसे भी लालची होते हैं ना भाई, देखो है ना, उन्हें लालच आया कि भाई ज्यादा मशीन लगा लो, लोगों को कम काम पे रखा जाए, लोग मरते हैं बेचारे, छुट्टी लेते हैं, उनके हाथ पैर टूट सकते हैं, कुछ भी बीमारी हो सकती है, लीव लेते हैं, उनको बहुत सारे कंपनसेशन देने पड़े, मशीन ले आओ। मशीन कुछ नहीं मांगती, ना खाना ना पीना, बस काम करती है बेचारी, बिजली खाती है बस। तो उन लोगों ने क्या किया, लालची लोगों ने मशीनों को रख लिया और लोगों को हटाना शुरू कर देते। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मशीनीकरण बढ़ रहा है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों के रोजगार कम होते जा रहे हैं, विच इज लीडिंग टू जॉबलेस ग्रोथ। अब जैसे एआई आया है, रोबोट्स आते जा रहे हैं, तो उतने ही लोग छट्टी होते जा रहे हैं। यानी गूगल ने कोई 12,000 निकाल रहा है, इन्फोसिस कितने एसेंशियल निकाला है, इन्फोसिस ने हजारों लोग निकाल दिए, गूगल ने निकाल दिए, आईटी फर्म धड़ाधड़ इंजीनियर्स को निकाल रहे, गूगल ने बहुत सारे लोग निकाल दिए। तो अब क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन के साथ जॉब्स घट रही हैं, लोग अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। यानी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ग्रोथ तो हो रही है पर रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं क्या, जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि बिना रोजगार के ग्रोथ हो रही है। That means previously the relationship between modernization and employment generation was complementary, but now it is turning contradictory. यानी कि मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा तो भैया रोजगार नहीं मिलेगा, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी का ये होता है, यानी कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। यानी मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों की नौकरियां खा रहा है। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ रिलायंस क्या होता है, यानी कि स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब हम किसी से पैसा नहीं मांग रहे, कैपिटल नहीं मांग रहे, वो है सेल्फ रिलायंस, अपने आत्मनिर्भर हैं, हमारे पास इतना है कि हम अपने देश की तरक्की कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, इंडस्ट्रीज बढ़ा सकें और इंफ्रा बढ़ा सकें। सेल्फ सफिशिएंसी क्या है, स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस अपॉन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर एसेंशियल सप्लाईज इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। एसेंशियल सप्लाईज कौन सी होती हैं, खाना, कपड़ा, रोटी, ये सब चीजें, फूड ग्रेन्स जो होते हैं, बोथ आर नेसेसरी। ठीक है, यहाँ डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या हो रहा है आपका, कि आपके पास कितने रिसोर्सेज है कि आप अपना भरण पोषण कर सकें। यहाँ क्या है, दूसरे देश से पैसा तो नहीं मांग रहे, यहाँ क्या, दूसरे देश से खाना तो नहीं मांग रहे, मतलब खाने में आप सेल्फ सफिशिएंट है, अपनी आधारभूत जरूरतों में, बेसिक सप्लाईज यही तो होती है भाई, खाना पीना, और यहाँ पे क्या, पैसा। तो आप सेल्फ रिलायंट हैं और सेल्फ सफिशिएंट हैं, और वो जरूरी है आपके देश के लिए। क्यों, बोथ आर नेसेसरी टू अवॉइड पॉलिटिकल प्रेशर्स, यानी राजनीतिक दबाव से बचने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। क्यों, एज हैपेंड टू इंडिया इन द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 व्हेन अमेरिका पेस्चर्ड इंडिया टू एंड वॉर एंड थ्रेटन्ड इंडिया टू स्टॉप फूड ग्रेन सप्लाईज। अमेरिका ने इंडिया को ब्लैकमेल किया 1965 में इंडो पाक वॉर के समय, क्योंकि उस समय इंडिया में जो गेहूं वगैरह आता था, हम फूड सप्लाईज में सफिशिएंट नहीं थे, हम लोग अमेरिका से आयात करते थे, यानी इंपोर्ट करते थे अपनी फूड सप्लाईज, और उस समय हमें अमेरिका ने धमकाया भी, थ्रेटन किया, प्लस हमें धमकी समझिए भाई, हमारा खाना बंद कर रहे हैं वो लोग और कह रहे हैं भाई पाकिस्तान से हार जाओ। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए अमेरिका को जवाब देने के लिए, पाकिस्तान से लोहा लेने के लिए। मोर टर्म्स, आप और टर्म्स देखिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इज बेस्ड ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इट स्टैंड्स फॉर इनकम एज पर क्वालिफिकेशन एंड एफर्ट्स, यानी कि जिसकी जितनी काबिलियत उसे उतना पैसा। भाई किसी ने बहुत पढ़ाई लिखाई कर कर डॉक्टर बना है, पूरी आधी जिंदगी उसने मेडिसिन में बिताई है, तो उसको उस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी पर्सन गेट्स सेम अमाउंट ऑफ मनी। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल में अंतर समझ में आ रहा है, इक्वल यानी सबको बराबर पैसा, यानी जिसने कुछ नहीं किया, जो 10वीं 12वीं करके कहीं पे पियोन लग गया, उसकी भी उतनी सैलरी, मतलब 20,000 उसको और 20,000 डॉक्टर को। क्या ये अच्छा सिस्टम है? नहीं। तो अच्छा सिस्टम कौन सा है, इक्विटेबल, जिसने जितनी मेहनत की हो, जिसने जितना अपना एजुकेशन अच्छी तरह किया हो, जितना उसने अपने एजुकेशन में समय लगाया हो, उस हिसाब से उसकी सैलरी, यानी कि डॉक्टर्स की सैलरी कई लाख रुपए जाती है, प्लस वो सर्जरी सुविधा में भी कमाते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा उन्होंने मेहनत की होती है, मतलब दिन रात। भाई डॉक्टर्स को हेड्स ऑफ। आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर समझ लो। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जितनी मेहनत उतना पैसा, सिंपल। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में सबको बराबर पैसा। ठीक है, जितनी मेहनत उतना पैसा, यानी कि डॉक्टर ने ज्यादा मेहनत की हुई होती है तो उसे ज्यादा सैलरी मिलेगी, एक जज ने ज्यादा मेहनत करी होती है उसे ज्यादा सुविधाएं सैलरी मिलेगी, लेकिन पियोन ने उतनी मेहनत नहीं की होती है तो उसमें उससे सैलरी भी कम मिलेगी, सुविधाएं भी कम मिलेगी। ड्राइवर ने इतनी मेहनत नहीं की होती है तो सुविधाएं भी कम, सैलरी भी कम। ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का ये मीनिंग है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग सबको बराबर पैसा, ड्राइवर हो, पियोन हो, चपरासी हो, आपका गार्डनर हो, आपका हाउसमेड हो या कलेक्टर हो, जज हो, डॉक्टर हो, सबको बराबर पैसा।
कि ये सिस्टम किसी को नहीं भाने वाला, कोई मेहनत नहीं करने वाला, सब लोग सोए पड़े रहेंगे और सब कहेंगे भाई बराबरी तो मिलना है, हमें क्या मतलब है, हम क्यों डॉक्टर बने, हम क्यों जज बने, हम क्यों इतनी ज्यादा पढ़ाई करें जब बराबर ही पैसा मिलना है। तो ये हतोत्साहित करने वाला आपका पहलू है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसी देश में नहीं होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। जितनी मेहनत करोगे भैया उतनी तरक्की मिलेगी आपको, उतना पैसा मिलेगा। तो लोग मोटिवेटेड होते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, देश तरक्की करता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जीडीपी बढ़ती है। व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? सबको साथ लेके चलो। जैसे अभी फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस आई थी ना, फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस क्या होती है? फाइनेंशियल इंक्लूजन जो जनधन योजना में किया गया, सबके बैंक अकाउंट खोल दिए गए, जो पैसा मिलेगा, सब्सिडी का पैसा मिलेगा, डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। यानी कि सबको, जो महिलाएं थी गांव की, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, हर एक का बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो मोदी जी ने जनधन योजना चलाई थी। ठीक है। What is inclusive growth? Better quality of life for everyone in terms of food, shelter, health, education and sanitation. अच्छी जिंदगी सबके लिए, हेल्थ वाइज सेहत अच्छी हो, खाना मिले सबको, सबको एक शेल्टर मिले, मतलब घर पे छत मिले, घर मिले, और उनका एजुकेशन हो, वो लोग पढ़ लिख सकें, और उन्हें साफ सुथरी जगह में, सैनिटेशन, साफ सुथरी हाइजीनिक जगह में वो लोग अपना जीवन यापन कर सकें। ऐसी ग्रोथ कौन सी होती है? इंक्लूसिव, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर आप कहते हैं पब्लिक सेक्टर, जो उसको गवर्नमेंट देखती है, उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादा होती है। सो इंडियन मॉडल ऑफ ग्रोथ इज मिक्स्ड इकोनॉमी with planning public sector and dynamic private sector। प्लानिंग के साथ, पब्लिक सेक्टर के साथ और डायनामिक प्राइवेट सेक्टर के साथ इंडिया ग्रो कर रहा है, उसकी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। समझ में आया? तो इसके साथ हमारा चैप्टर है वो वाइंड अप करते हैं हम। इस चैप्टर को थोड़ा एक रीडिंग लगा लीजिएगा, वरना ये नोट्स भी काफी हैं आपके लिए, इनसे पढ़ के भी आप एग्जाम दे सकते हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप दोनों आंसर्स आपके हो जाएंगे। प्लस आप थोड़ा थोड़ा एडिशन अपनी लैंग्वेज में करेंगे तो आपके पूरे एग्जाम की तैयारी, पूरे चैप्टर की तैयारी हो चुकी है। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन सब चीजें पढ़ानी भी और समझानी भी जरूरी थी। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड ग्रो, और इंडिया को आगे लेके बढ़ो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।